हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाल विकास का एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है विकास के नियम और सिद्धांत। देखिएगा, जो ये चैप्टर है ना, ये आपका टैट, सी टैट, यूपी टैट और इसके साथ साथ जो अदर स्टेट्स के भी टीईटी होते हैं, सुपर टैट होता है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है विकास के नियम और सिद्धांत, और इसमें मैंने सबसे पहला जो टॉपिक डाला है वो है विकास। आगे हम देखते हैं विकास क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाल विकास क्या होता है, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि वृद्धि क्या होता है, फिर मैंने बताया था आपको विकास क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा होगा, पहले का वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आपको पता चले कि वृद्धि विकास क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि विकास होता क्या है। तो मैंने लिखा है कि विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती है। यानी कि विकास जो है वो क्या है, सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हमेशा चलने वाला प्रोसेस है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। देखिए, वृद्धि जो होती है वो थोड़ा जो होता है शारीरिक होता है। ठीक है, वृद्धि का एक निश्चित समय होता है। छोटा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, और बड़ा होके क्या होगा कि 5 फीट 4 इंच, 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 2 इंच, 6 फुट का हो जाएगा, है कि नहीं है। लेकिन वो क्या होता है कि जब धीरे धीरे तो बड़ा होता है, ये होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास होता है, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है कि नहीं होता है। तो शारीरिक विकास को हम लोग वृद्धि कहते हैं, जबकि शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वृद्धि का संबंध शरीर की बढ़ोतरी से है, जबकि विकास का संबंध शरीर की बढ़ोतरी के साथ साथ मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक बढ़ोतरी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला भी कहते हैं। देखिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। क्या कह रहा है कि विकास को क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला कहते हैं। यानी कि क्या है, आपको हमेशा नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। भाई, लोग कहते हैं ना कि इंसान क्या होता है, गलतियों का पुतला होता है, गलती करता है और उन गलतियों से कुछ सीखता है कि नहीं है। तो जब गलतियों से सीख रहे हैं, यानी कि हमारा क्या हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ कि भैया ये गलती हुई थी इससे, तो इसमें हमने ये काम किया, तो क्या हो गया, अब दोबारा वैसी गलती नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, हमारा विकास हुआ। तो वही कह रहा है कि विकास को क्रमिक परिवर्तन की क्या कहते हैं, श्रृंखला कहा जाता है। अब देखिए, विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है ताकि जो है आप जब टैट वगैरह का पेपर दोगे तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। देखिए, कई बार क्या होता है कि दे देता है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया, यह किसका कथन है, दे देगा स्किनर का, हॉल का, सोरेनसन का, हॉरलॉक का। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो प्रमुख परिभाषा मैंने सबसे पहला लिखा है स्किनर के लिए। स्किनर ने विकास के संबंध में क्या कहा है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। विकास लगातार होगा और धीरे धीरे होगा। क्यों? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, धीरे धीरे सीखता है। हम लोग अपने जीवन में धीरे धीरे सीखते हैं। अभी देख लीजिए, मुझे ही देख लीजिए, मैं अभी क्या करता था कि जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तो मैं वैसे क्लासेस लेता था, कोचिंग में जाता था, पढ़ाता था। लेकिन जब लॉकडाउन हुआ तो मैं कहूँ यार घर पे बैठ के मैं क्या करूँगा, तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब को चुना और अब ऑनलाइन आपको क्लासेस दे रहा हूँ। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि मेरा विकास हुआ। मैंने चीज़ों को एक नया सीखा कि यूट्यूब पे कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे अपलोड करते हैं, कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वही कह रहा है कि विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली क्या है, प्रक्रिया है। एक और आपके हैं जिनका नाम है सोरेनसन, और इन्होंने विकास के बारे में क्या कहा है, तो विकास एक गुणात्मक स्थिति है जबकि वृद्धि परिमाणात्मक होती है। देखिएगा, परिमाण मतलब क्वांटिटी, नंबर। जो वृद्धि होगा ना वो नंबरिंग होगा। अरे आज हम 1 साल के हो गए, 2 साल के हो गए, यानी कि हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है। जबकि विकास गुणात्मक होता है, इसमें वृद्धि से नहीं, क्वांटिटी से नहीं मतलब है। विकास को हम लोग माप नहीं सकते हैं, नहीं माप सकते कि इनका कितना विकास हुआ। तो विकास जो है वो गुणात्मक स्थिति होता है, जबकि वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, परिमाणात्मक होता है।
अब तीसरा है आपके हरलॉक। हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। सही बात है, विकास जो है वो गर्भावस्था से क्या होता है, चलता है। गर्भ में क्या होता है, बालक का विकास शुरू हो जाता है, वृद्धि भी होता है, वृद्धि के साथ साथ विकास भी होता है। इसके साथ साथ जीवन पर्यंत हम लोग जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, बौद्धिक क्षमता, किस समय क्या डिसीजन लेना चाहिए, किस समय कौन सा निर्णय हमारे लिए बढ़िया होगा, इसका विकास होता है। तो ये जो है कि ये जो भी हम सीख रहे हैं इसका प्रभाव हमारे आगे आने वाली चीज़ों पर क्या होता है, पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक अवस्था का जो प्रभाव है वो दूसरी अवस्था पर क्या होता है, पड़ता है। अब थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट किया है, और क्या है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर, यानी कि अभिवृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। देखिएगा, वृद्धि कहे अभिवृद्धि कहे दोनों का मतलब क्या है, एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। वृद्धि की बात करें या अभिवृद्धि की बात करें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम लोग को पढ़ना क्या है कि अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या है। तो मैंने पहला अंतर लिखा है कि अभिवृद्धि का जो घटक होता है वो मूर्त होता है, जबकि विकास का घटक अमूर्त होता है। इसका क्या मतलब हो गया भाई, तो इसका मतलब ये है कि जो अभिवृद्धि होती है, जो वृद्धि होती है वो मूर्त होती है, वो दिखाई देने वाली होती है। छोटा बच्चा है कि नहीं है, एक फीट का हुआ, धीरे धीरे 2 फीट का हो गया, 3 फीट का हो गया, 4 फीट का हो गया, 5 फीट का हो गया। तो क्या हो रहा है कि आपको वृद्धि दिखाई दे रही है, अरे इतना छोटा पैदा हुआ था आज इतना बड़ा हो गया, आपको दिखाई दे रहा है। जबकि विकास का घटक क्या होता है, अमूर्त होता है, विकास दिखाई नहीं देता, उसके मस्तिष्क का जो विकास हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। आप लोग देखते हो कि वो किसी भी चीज़ को कैसे करता है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही कह रहा है कि विकास जो होता है ना वो अमूर्त होता है, वो क्या होता है, आपका दिखाई नहीं देता है। अब अभिवृद्धि और विकास के अंतर में दूसरा पॉइंट है कि अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से। देखो वही बात हो गई ना, मैं बार बार एक ही चीज़ पे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अभिवृद्धि का संबंध किससे है, शारीरिक अंगों से, जबकि विकास का संबंध किससे, गुणों से होता है। जो इंसान के जो गुण होते हैं उसका संबंध किससे होता है, विकास से होता है। जबकि शरीर के अंगों में बढ़ोतरी होती है उसका संबंध किससे होता है, वृद्धि से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अभिवृद्धि परिमाणात्मक परिवर्तन है, जबकि विकास गुणात्मक। इसके बारे में भी हम लोगों ने पीछे चर्चा किया है कि परिमाणात्मक मतलब क्या होता है, गुणात्मक मतलब क्या होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट है कि अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा व गति होती है, जबकि विकास की दिशा व गति की कोई सीमा नहीं होती है। यानी कि जो अभिवृद्धि होती है ना वो एक निश्चित दिशा में होगा, हमारे हाथ पैर को जितना बढ़ना होगा उतना ही बढ़ेंगे, है कि नहीं है, एक निश्चित गति भी होती है। जबकि विकास की कोई ना दिशा होती है ना गति होती है। हम चाहें तो खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट हो सकते हैं और पढ़ाई के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट हो सकते हैं, है कि नहीं है। तो क्या हो गया कि हमारी दिशा जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, हमको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो सकती है क्योंकि हमारा विकास हो रहा है। देखिएगा, अभिवृद्धि जो होती है ना वो निश्चित समय के लिए होती है, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, अभिवृद्धि की सीमा क्या हो गई, निश्चित हो गई, विकास की सीमा अनिश्चित हो गई। अब देखिए, विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा भी जाता है कि विकास के सिद्धांत के बारे में बताइए, दे देगा कि मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत में पहले क्या बनता है, तो याद रखना पड़ता है, चाहे निकट से दूर सिद्धांत, चाहे सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। तो इन सब सिद्धांतों के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने हेडिंग डाला है कि विकास के सिद्धांत और नियम, और इसमें सबसे पहला है मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत। देखिएगा, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि पहले जो है सिर बनता है, यानी कि गर्भ में क्या होता है कि पहले सिर बनता है, सिर का विकास होता है, सिर बढ़ता है, उसके बाद में धड़ बनता है, हाथ बनता है, और सबसे अंत में क्या बनता है, पैर बनता है। तो इस सिद्धांत में सिर को प्रमुखता बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है निकट से दूर का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है भाई, निकट से दूर का सिद्धांत ये कहता है कि पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है। पहले जैसे जो बच्चा गर्भ में है तो पहले केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, उसके बाद दूर के अंगों का, यानी कि आगे तुम्हारा
नाड़ी से रिलेटेड जो चीज़ें, नाड़ी जो होता है ना वो पेट से जुड़ा होता है कि नहीं, आगे उसका विकास होगा, फिर आपका हाथ पैर वगैरह का विकास होगा, धड़ का विकास होगा, है कि नहीं है। तो निकट से दूर का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले जो केंद्र के निकट के अंगों का विकास होता है, इसके बाद क्या होता है, केंद्र से दूर के अंगों का विकास होता है। अब इसी में तीसरा सिद्धांत क्या है, सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। अब देखा जाए भाई इससे ये सिद्धांत क्या कहता है, देखिए अलग अलग सिद्धांत की अलग अलग मान्यताएं है कि नहीं है। एक सिद्धांत कह रहा है कि पहले सिर बनता है, एक सिद्धांत कह रहा है कि भाई पहले केंद्र के निकट के अंगों का होता है। तो आपको सारे सिद्धांत आपको ध्यान देने पड़ेंगे, आपको सारे सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। बाल विकास में यही एक समस्या है कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में क्वालिफाई कर पाओगे। नहीं तो क्या होता है कि बाल विकास में बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, अगला है सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। इसमें क्या है कि विकास की क्रिया पहले संपूर्ण की दृष्टि से होती है और बाद में अंग विशेष की वृद्धि और विकास से होता है। यानी कि ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि पहले विकास की जो क्रिया होती है संपूर्ण की दृष्टि से होती है। संपूर्ण की दृष्टि से क्या मतलब है कि पूरा पहले जाइगोट का निर्माण हो जाता है। जाइगोट समझते हैं ना, जाइगोट का निर्माण हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे कि अंग का वृद्धि और विकास होता है। सही बात है कि जब आपका ओवम और स्पर्म मिलता है, जब आपके अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। उसके बाद में ना क्या होता है कि उसमें धीरे धीरे आपका जो बच्चा है उसका विकास होता है, गर्भ का विकास होता है। तो ये है सामान्य से विशेष की ओर सिद्धांत। अगला है सहसंबंध और सहगठन का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं कि सहसंबंध और सहगठन के सिद्धांत किस पर आधारित है। तो क्या कह रहा है कि विकास वास्तव में एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसलिए प्राणी के सभी अंग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सहसंबंध और सहगठन का सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य के सभी अंग जो हैं वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। मस्तिष्क हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, हृदय की धड़कन हो गई, श्वास नली हो गई, ये सब क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं ना कि आगे हृदय काम करता है, फिर मस्तिष्क काम करेगा, फिर श्वास नली काम करेगा, ऐसा नहीं होता है। सहसंबंध का सिद्धांत यही कह रहा है कि हमारे जितने भी शरीर के अंग हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। क्या होता है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट है भिन्नता का सिद्धांत। भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक प्राणी का जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। किसी का विकास जल्दी होता है तो किसी का विकास धीरे धीरे होता है। ये है आपका भिन्नता का सिद्धांत। और सबसे अंतिम है सरल से जटिल का सिद्धांत। ये क्या होता है भाई, तो देखिए लिखा क्या है कि बालक सरल चीज़ों को करता है, बाद में जटिल चीज़ों को करता है। सही बात है, अगर आपको कोई भी चीज़ बच्चे को पढ़ाना है तो आगे क्या करते हो, आगे सरल सरल चीज़ें पढ़ाते हो। आगे पता है कि बेटा ये क है, ये ख है, ये ग है, फिर उससे थोड़ा सा कठिन फिर मात्रा बताते हो। उसके बाद दो अक्षरों का शब्द लिखना, फिर 3 अक्षरों का शब्द लिखना, फिर मात्रा लगाना, है कि नहीं है। आप क्या करते हो, धीरे धीरे सरल से बच्चे को कठिन की तरफ लेके जाते हो। ठीक है, तो जो सरल से जटिल का सिद्धांत है वो ये कहता है कि बालक सरल चीज़ों को पहले करता है, बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जटिल चीज़ों करता है। और पढ़ाने का सही तरीका भी वैसे यही है। ये तो अलग चीज़ है, विकास का सिद्धांत अलग है, बट अगर आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो ना तो ये भी सही तरीका होता है कि आगे बच्चे को हो छोटी छोटी बेसिक जो जानकारी होती है उसको दीजिए, फिर धीरे धीरे उसको कठिनाई स्तर की तरफ क्या कीजिए, लेके जाइए। अब आपका हेडिंग है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो हमारा विकास हो रहा है उसको कौन कौन से कारक, कौन कौन से तत्व प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिखा है बुद्धि। बुद्धि जो होता है वो क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो तीव्र बुद्धि के होते हैं तो उनका विकास भी बहुत जल्दी होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके मंद बुद्धि के होते हैं तो उनका विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ना बुद्धि कैसे विकास को हमारे क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। दूसरा है यौन जो होता है ना, यानी कि यौन का मतलब क्या है, बालक और बालिका, है कि नहीं है। यौन जो होता है ना वो भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। ये माना जाता है कि शुरुआत में लड़कों की तुलना में लड़कियों का विकास जल्दी होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों का विकास जल्दी होता है, चाहे शारीरिक विकास की बात करें चाहे मानसिक विकास की बात करें। बाद में क्या होता है कि लड़कों का विकास होता है।
आगे हम लोग इसके बारे में, जब मैं आपको बाल्यावस्था वगैरह पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में और हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। फिलहाल में यौन का मतलब क्या है कि लड़कों की तुलना में पहले लड़कियों का विकास होता है, लड़कियों का जल्दी विकास होता है, लड़कों का थोड़ा सा देर में विकास होता है। बाद की अवस्था में क्या होता है कि लड़कियों का विकास रुक जाता है, लड़कों का विकास होता है। अगला है भोजन व पोषण। देखिएगा, भोजन व पोषण का भी क्या होता है कि विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिस हिसाब से हमारा भोजन रहेगा, पोषण रहेगा, जैसे होता क्या है कि मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, जब हम लोग प्रोटीन वगैरह का सेवन करेंगे, चाहे संतुलित आहार लेंगे, तो उससे हमारा शारीरिक विकास भी होगा और मानसिक विकास भी होगा, है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम संतुलित आहार का भोजन नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे मानसिक और शारीरिक विकास में क्या होगी, कमी होगी। तो भोजन व पोषण भी क्या करता है, विकास को प्रभावित करता है। अगला है संस्कृति। संस्कृति देखिए, जिस अलग अलग संस्कृति की अलग अलग मान्यता है। देखिए, हम कहीं भी यहाँ पे किसी भी संस्कृति का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि मैं किसी संस्कृति की बुराई कर रहा हूँ, चाहिए है। देखिए, मुझे बस आपको समझाना है और मैं उसी का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो संस्कृति कैसे विकास को प्रभावित करेगी, तो देखिएगा, जो संस्कृति अच्छी होगी उस संस्कृति के लोगों का विकास बहुत अच्छे से होगा। जैसे हर संस्कृति के पीछे मोटो अलग अलग होता है। जैसे आपकी जो है सिख समुदाय है, सिख समुदाय, इनका मोटो क्या है, मानव की सेवा करना। इनका मोटो क्या है, मानव की सेवा करना। जबकि हिंदू धर्म में क्या है, देवी देवताओं की आराधना करना। यहाँ पे मानव सेवा जो है उसको सर्वोपरि नहीं माना गया है। जबकि सिख समुदाय में ये माना गया है मानव सेवा ही सर्वोपरि है। आपको कोई भी समस्या होगी तो पहले मनुष्य ही आएगा। तो संस्कृति के हिसाब से ही क्या होता है, इंसान का क्या होता है, विकास होता है। अगला है अभिप्रेरण। देखिएगा, जिस तरह से जिसको अभिप्रेरणा मिलेगी उस तरह से उसका विकास होता है। कहा जाता है ना कि अगर जो घर के बड़े बच्चे हैं ना वो सही दिशा में जाएंगे तो छोटे अपने आप सही दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। ये कहा जाता है और ये सही भी है। क्यों? क्योंकि वो अपने बड़े भाइयों और बहनों से सीखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं कि हमारे भैया तो उन्होंने ऐसा किया है, इतना अच्छा काम किया, सब लोग तारीफ़ किया, हम भी कुछ ऐसा काम करें कि हमारी भी लोग तारीफ़ करें। तो कहीं ना कहीं जो उनके बड़े भैया हैं, चाहे पापा हो गए, चाहे मम्मी हो गए, चाहे कोई भी ऐसा शख्स जो आपके जीवन में आपको अभिप्रेरित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और आपका क्या होगा, विकास होगा। और उसके बाद 7वां पॉइंट परिवार, यानी कि फैमिली, परिवार। देखिए, परिवार से भी क्या होता है, इंसान का विकास होता है। अगर परिवार अच्छा है तो आपके अच्छी सोच डेवलप होगी। अगर परिवार, सॉरी नहीं कहना चाहिए किसी के परिवार के बारे में, बट समझाने की बात होती है तो मैं समझा रहा हूँ आपको। अगर परिवार अगर किसी का खराब है तो आपका उसी हिसाब से आपका विकास होगा, है कि नहीं। तो विकास को कहीं ना कहीं जो है परिवार भी क्या होता है, परिवार कहा जाता है ना कि जो फैमिली होती है किसी भी बच्चे का प्राइमरी स्कूल होता है, प्राथमिक स्कूल क्या होता है, घर होता है। घर से ही वो हर चीज़ सीखता है, तब वो विद्यालय जाता है, तब जाके उसको टीचर सिखाते हैं। लेकिन जो शुरुआती स्टेज में होता है, जो फर्स्ट स्टेज होता है, वो घर से ही उसको शिक्षा मिलती है कि बेटा तुमको ऐसे ऐसे रहना है। और उस समय जो जो चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाएंगे उसी हिसाब से उसका विकास होगा, उसी हिसाब से उसका आचरण, उसका व्यवहार होगा, ठीक है। तो 7 पॉइंट तक हम लोगों ने देख लिया। और 8वां पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि हमारे शरीर में, देखिएगा मैं थोड़ा सा बायोलॉजी में चला जा रहा हूँ। वैसे ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं, तो जिनका जो है, चाहे जिनका स्राव जो होता है हमारे शरीर के अंदर होता है, उनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, जिनका स्राव जो होता है शरीर के बाहर होता है, उनको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्या होता है कि जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो मिश्रित ग्रंथि होती है। जैसे आपका पेंक्रियाज, अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि है कि नहीं है। बाह्यस्रावी ग्रंथि के कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे पसीने की ग्रंथि, लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी हमारे जीवन पे, हमारे विकास पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, तो देखिएगा
पैराथायराइड ग्रंथि जो है हड्डियों के विकास में सहायक होता है। देखिएगा दोनों हमारा जो ये गला होता है ना, गर्दन के पास जो होता है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि के पास ही पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। अब पैराथायराइड ग्रंथि से क्या होता है कि कैल्शियम का स्रावण होता है, जिससे क्या होता है कि हड्डियों का विकास होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। जो थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स का स्रावण होता है उससे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, यानी कि मस्तिष्क का भी विकास होता है और शारीरिक विकास होता है। याद रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाती है, जिसके कारण वो निकलता है गलसूबा निकलता है, मम्प्स निकलता है ना। थायराइड ग्रंथि में स्वेलिंग होने के कारण ही मम्प्स निकलता है, गलसूबा निकलता है। ठीक है ना। और करता क्या है ये आपका जो होता है थायराइड ग्रंथि, करता क्या, शरीर में आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की आत्मा कहते हैं। देखिएगा जो पीनियल ग्रंथि जो होता है ना, वो जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, जो सेरिब्रम जिसको कहते हैं, सेरिब्रम को याद रखिएगा परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। सेरिब्रम को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी। एक बार जो इसमें सेव हो गया वो भूलता नहीं है। जैसे आपका नाम एक बार आपके दिमाग में सेव हो गया तो वो भूलेगा नहीं। घर का एड्रेस सेव हो गया, भूलेगा नहीं। कोचिंग का एड्रेस, स्कूल का एड्रेस, मम्मी पापा की पहचान एक बार सेव हो गया, भूलेगा नहीं। और वही भूल गया तो लोग कहते हैं भैया याददाश्त चली गई, है कि नहीं है? तो पीनियल ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मस्तिष्क की आत्मा कहते हैं। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो सेरिब्रम में। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? परमानेंट मेमोरी कहते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। देखिएगा एक आपके विद्वान थे जिनका नाम था गोडार्ड। गोडार्ड ने क्या किया था, एक परिवार था जिनके मुखिया का नाम था कोलेसेनिक। क्या नाम था? कोलेसेनिक। इनके परिवार पे अध्ययन किया था, और इनके परिवार पे अध्ययन करके इन्होंने ये जानकारी दी कि निग्रो प्रजाति के बच्चों की प्रौढ़ता शुरू के वर्ष में श्वेत वर्ण वाले बच्चों से अधिक होती है। निग्रो प्रजाति यानी कि जो अश्वेत होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो शुरुआती दौर में गोरे बच्चों से ज़्यादा उनका विकास होता है, वो ज़्यादा सीखते हैं। अब बाद में जाके जो है गोरे बच्चों का विकास होता है। तो ये जो है गोडार्ड ने दिया था, कोलेसेनिक परिवार के ऊपर अध्ययन करके ये जो है विचार दिया था। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।